गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? सब ठीक हो? ऑनलाइन क्लास का मज़ा ले रहे हैं? ऑनलाइन क्लासेस की जो भी दिक्कतें हैं कि आवाज़ नहीं आ रहा, कि वीडियो नहीं आ रहा, उसकी समस्या का समाधान करने के लिए सेंटेंस की वेबसाइट पे आपका ई वीडियो भी दिए गए हैं, ताकि आप अपने हर टॉपिक को क्लास बाई क्लास सब्जेक्ट के अनुसार वहाँ से भी ग्रहण कर सकते हैं और जो भी समस्या है अपने सब्जेक्ट टीचर से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज लेके हैं क्लास 10 के लिए चैप्टर 1, यूरोप में राष्ट्रवाद। तो इस कहानी को स्टार्ट करते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे हुआ। उससे पहले एक भूमिका है। यूरोप में राष्ट्रवाद से पहले आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 में घटित हुई फ्रांस में, जो लुई 16 जो बुर्बो राजवंश का राजा था, जिसको हटाकर वहाँ पर जैकबिन क्लब के नेता मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर्स बैठे। उसके बाद 1804 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट ने अपना सत्ता स्थापित किए और फिर राजतंत्र वहाँ पर लाया। राजतंत्र से लोकतंत्र, लोकतंत्र से फिर राजतंत्र वहाँ पर आया। तो फ्रांसीसी क्रांति यूरोप का ही एक देश है फ्रांस, जिसके प्रभाव से आसपास के यूरोप के जितने देश है सब में ये राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होगी। अब ये राष्ट्रवाद की भावना क्या है? तो फ्रांसीसी क्रांति में भी हमने बताया था कि राष्ट्रवाद क्या है। एक ऐसी भावना है, राष्ट्रवाद क्या है? अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम और भावना को ही राष्ट्रवाद कहते हैं। मतलब जिस देश में रहते हैं उसमें के प्रति आपके अंदर प्रेम की भावना होनी चाहिए, उसमें आपके अंदर आत्मसमर्पण की भावना चाहिए, उस देश के कल्याण की भावना चाहिए, वो है राष्ट्रवाद। इसका एक एग्जाम्पल, एक परिभाषा एक और है जिसको बता देते हैं। राष्ट्रवाद की भावना किसी विशेष भौगोलिक एवं सांस्कृतिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच व्यक्त एक भावना है जो उसमें परस्पर प्रेम और एकता को स्थापित करती है। यह भावना आधुनिक विश्व में राजनीतिक पुनर्जागरण का परिणाम भी है। जो यूरोप में थी, भारत में राष्ट्रवाद में भी हमने बताया था राष्ट्रवाद, और इस इंडो चाइना राष्ट्रवाद उसमें भी राष्ट्रवाद है, और यूरोप में राष्ट्रवाद इसमें भी राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद मतलब देश के प्रति एक सच्ची प्रेम भावना, एकता का, ठीक है, इसको कहते हैं राष्ट्रवाद। अब इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले ये बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि फ्रांस में क्रांति हो चुकी थी, तो फ्रांस में राजतंत्र हटा के लोकतंत्र लाया गया। तो लोकतंत्र सबको अच्छा लगा, तो वो अगल बगल जो व्यापार करने के जाते थे व्यापारी, तो वो अपने देश की बड़ाई करते थे, फ्रांस की बड़ाई। है हमारे और तो राजतंत्र हटा के लोकतंत्र आ गया, कितना अच्छा है। क्योंकि देखिए यहाँ पे टैक्स नहीं लगता, जो 3 वर्गों में बांटा गया था फ्रांस को, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और मध्यम वर्ग। इन तीनों वर्ग में जो टैक्स था, उस टैक्स प्रवृत्ति को नेपोलियन बोनापार्ट ने खत्म कर दिया, सबको मत देने का अधिकार। तो आपस के जो भी यूरोप के बगल में अगल बगल कंट्री है, उन सभी में इसकी चर्चा जोर शोर से होने लगी व्यापारी के माध्यम से। तो जिसके कारण वहाँ के लोगों को भी लगा कि हम लोग तो राजतंत्र से क्यों दबे रहे, हम लोग राजा की बातों को क्यों माने। तो राजतंत्र को हटाकर जो निरंकुशवाद है, जो किसी सेना के में या किसी राजा के दबाव में होता है, राजाशाही, उसको हटाकर लोकतंत्र को लाया जाए, तो उनमें भी राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होगी। इस तरह राष्ट्रवाद की भावना यूरोप में शुरुआत हुई, जिसका एक चित्र दिया है गया है 1848 में। एक फ्रांसीसी कलाकार है फ्रेडरिक शैरियू, इसमें 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई, 4 चित्रों का एक क्रमबद्ध तैयार किया, जिसमें सपनों का एक संसार बनाया, जिसमें शब्दों से जनतांत्रिक मतलब जनता के लोकमत और सामाजिक गणतंत्रों को मिलाकर एक चित्र का निर्माण बनाया। और इस चित्र में यूरोप अमेरिका के लोगों को दिखाया गया। इस चित्र में थोड़ा सा है क्या जिक्र कर ले, पहला ही चित्र है कि इसमें सभी उम्र के लोग, सामाजिक वर्गों को, स्त्री पुरुष सभी लंबी कतार लगे हुए हैं, और स्वतंत्रता का प्रतिमा जो वहाँ की मूर्ति मानी जाती है उसकी वंदना करते हुए दिखाई दे। हर उम्र के लोग, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग और मिलकर यूरोप अमेरिका के लोग इस स्वतंत्रता की देवी का प्रणाम करते आ रहे हैं और उनकी वंदना कर रहे हैं, जिसे हम लोग भारत माता की वंदना करते हैं। ठीक है, और ये निरंकुश जो शासन है, राजा शासन, उसको धराशायी करते हुए दिखाया गया है। एक चित्र में ऊपर गॉडफादर हैं और वो आशीर्वाद दे रहे हैं, और नीचे देखिए जो चित्र दिया है, इन चित्र में दिया है कि लाखों की संख्या में लोग जो झंडे लेके चले हैं, और बगल में एक टूटी फूटी धराशायी इमारत दिखाई है, जो निरंकुश शासन है, जो राजाशाही है, उनको ध्वस्त करते हुए एक लोकतंत्र की स्थापना करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, ये किसके अनुसार है? 1848 में फ्रेडरिक शैरियू के द्वारा, फ्रांसीसी कलाकार द्वारा ये दिया गया। अब इसमें एक वर्ड आता है जो कल्पना मत, जिसे कहते हैं यूटोपिया। अभी यूटोपिया क्या है तो ध्यान से सुनिएगा। यूटोपिया एक ऐसे समाज की कल्पना करता है कि
ये इतना आदर्श समाज होना चाहिए कि जिसका सपना साकार होना भी असंभव लगता है, कि हमारा एक अच्छा राजा होना चाहिए, हर जगह राजा की बड़ाई होनी चाहिए, राजा की आज्ञा पर प्रजा काम करती है, प्रजा उनकी बुराई नहीं करती, प्रजा की जो भी हित है उनको राजा पूरा करता है। ऐसा क्या सपने में हो सकता है? नहीं हो सकता है। राजा, चाहे राजा राम भी रहे, उनकी भी आलोचना लास्ट में की गई, रावण को मारने व सीता के लिए आलोचना हो गई। तो कोई भी राजा शुद्ध नहीं रह सकता। इसलिए ये जो कल्पना है ये साकार नहीं है, इसे कहते हैं यूटोपिया, एक कल्पना मात्र है, एक मनगढ़ंत कहानी। ठीक है, कि हमारा राष्ट्र ऐसा होना चाहिए, तो इसे कहते हैं यूटोपिया, कल्पना मात्र है। इसके बाद आते हैं राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या बताएं? अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम और भक्ति। जब अब अत्याचार बढ़ते जाता है तो लोगों को लगता है कि ये शासन व्यवस्था को उखाड़ के फेंक देना चाहिए। ठीक है, तो उसमें आती है राष्ट्रवाद की भावना। अब राष्ट्र क्या है? तो अर्नेस्ट रेनर के अनुसार समान भाषा, नस्ल, धर्म वाले विशेष क्षेत्र जिसे राष्ट्र कहते हैं, जिसे एक समान नस्ल के लोग हैं रहते हैं, एक धर्म के लोग रहते हैं, एक भाषा के लोग रहते हैं, एक जाति या एक धर्म के लोग रहते हैं, उसे राष्ट्र कहते हैं। लेकिन भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ पे सभी धर्म के लोग, हर नस्ल के लोग, हर भाषा के लोग वहाँ पे रहते हैं, तब भी भारत भी एक राष्ट्र है। ठीक है, तो यहाँ पे राष्ट्र की परिभाषा उनके अनुसार उस वक्त ज़माने में थी, लेकिन अभी के राष्ट्र के अनुसार यहाँ पे सभी धर्म, सभी जाति, सभी भाषा के लोग रह सकते हैं। ये भी राष्ट्र है। एक राष्ट्र लंबे प्रयासों और त्यागों और निष्ठा के चरम बिंदु होता है। मतलब जब भी कोई राष्ट्र का निर्माण होता है तो अचानक उसको आज़ादी नहीं मिल जाती है, तो उसके लिए एक लंबा प्रयास करना पड़ता है, लाखों लोगों को बलिदान देना पड़ता है, आहुति अपने जीवन का बलिदान देना पड़ता है इस आज़ादी को प्राप्त करने की। चाहे भारत की आज़ादी देख लो, इंडो चाइना की आज़ादी देख लो, फ्रांसीसी में राष्ट्रवाद देख लो, या यूरोप में राष्ट्रवाद की जो पढ़ है इसमें भी, तो लाखों लोगों ने अपने जीवन को बलिदान किया, तब तो भारत को आज़ादी मिली थी। उसी तरह यूरोप में भी आज़ादी के लिए लाखों लोगों ने अपने जीवन की आहुति दी, तब उनके त्याग और बलिदान से राष्ट्र का निर्माण हुआ यूरोप में। अब आते हैं राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होने के कारण। यूरोप में राष्ट्रवाद के उत्पन्न होने के क्या कारण थे? हमने कहा पहला कारण था फ्रांसीसी क्रांति। पहला कारण क्या था? 1889 में जो फ्रांसीसी क्रांति घटित हुई 28वीं सदी में, वो सबसे पहला कारण था। दूसरा कारण, जो फ्रांस को 3 वर्गों में बांटा गया था, पादरी वर्ग, मध्य वर्ग जिसे कुलीन है, और एक साधारण वर्ग। ये 3 वर्ग है, जिसमें 2 वर्ग को टैक्स नहीं देना पड़ा, एक वर्ग को 2 टैक्स देना पड़ा, टाइल और टाइल, जिसका विरोध करने के लिए यूरोप में राष्ट्रवाद आया। फ्रांस भी राष्ट्र का ही है, इसलिए फ्रांस में को भी यूरोप में का भाग है, इसलिए कहते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद आया। ठीक है, इसके अतिरिक्त है कि जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड आदि ऐसे बहुत से देश हैं जिसको बहुत से छोटे छोटे भागों में बिखरे हुए थे, उसका एकीकरण हुआ। ठीक है, एकीकरण मतलब उसको संयुक्त करके एक जोड़ा गया। जैसे भारत में भी बहुत से 542 रियासत थे, जो जिसे हम लोग राज्य कह सकते हो उस वक्त ज़माने में, और वो सब मिलकर एक राज्यों का समूह बना जिसे हम लोग राष्ट्र कहते हैं, भारत एक राष्ट्र। ठीक है, तो छोटे छोटे राज्यों को विभाजन होता है, उसका भी अपना एक स्वतंत्र शासक होना चाहिए, ऐसा यूरोप में राष्ट्रवाद होने के कारण मिले। इसके बाद 1789 में फ्रांसीसी क्रांति, जो पहली घटना है, वो राजतंत्र को खत्म करना था। राजतंत्र को खत्म करके लोकतंत्र को लाना था, ताकि सारे देश लोकतंत्र के और अग्रसर प्यार कर सकते थे, और सारे लोकतंत्र में लोगों के हितों की रक्षा होती है, सबको वोट देने का अधिकार होता है, मत देने का अधिकार। क्योंकि अधिकतर फ्रांस में भी पढ़ोगे, भारत में भी पढ़ोगे, या इंडो चाइना में, तो वहाँ पे महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, जबकि लोकतंत्र में महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार मिलता है। राजशाही में महिला को वोट देने का अधिकार नहीं मिलता है। ठीक है, अब आते हैं निरंकुश शासक। ये निरंकुश शासक क्या है, तो थोड़ा सा बता देते हैं। निरंकुश शासन, निरंकुशवाद, निरंकुश शासन एक ऐसी सरकार, एक ऐसा शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी विशेष प्रकार के अंकुश नहीं होता, मतलब कोई अंकुश नहीं है। एक राजा का मनमानी होता है, एक सैनिक शासन होता है जो अपने मनमानी करता है, जो अपना कर, जैसे किम जोन देख लो, वो अपनी मनमानी करता है, तो उस तरह का निरंकुश शासन। ठीक है, हिटलर का देखो अपने आप की मनमानी करता था, तो निरंकुश शासन हो। ठीक है, तो निरंकुश शासन को खत्म करना था यूरोप में। दूसरा है उदारवाद। उदारवाद क्या है? यानी लिबरलाइजेशन। ये शब्द मिला है लातिन भाषा, जो लातिन भाषा के शब्द लेबर से बना है, जिसका अर्थ होता है स्वतंत्रता, लिबर, स्वतंत्रता। मध्य वर्ग के लिए, जो मध्य वर्ग था, इनकी व्यक्ति की आज़ादी के लिए, कानून के समक्ष में सबको समानता मिले, इस के लिए इसके लिए लाया गया था उदारवाद।
मतलब ये 2-3 कैटेगरी में जो बांटे गए थे वो ख़त्म करके सबके लिए समानता लाया जाए, यहाँ पे भेदभाव को ख़त्म किया जाए। अगर एक से भेदभाव होता है दूसरे का नहीं होता तो दूसरे को लगता है कि ये भेदभाव को जल्द से जल्द ख़त्म कर दिया जाए और कानून के समक्ष में सबको बराबर का हक मिले। ठीक है, तो ये उदारवाद। इसके बाद रूढ़िवाद क्या होता है? एक ऐसे राजनीतिक दर्शन जो परंपरा और स्थापित संस्थाओं, प्राणों और परंपराओं के रिवाजों के खिलाफ में बल देता है। इनके लिए उन्होंने नेपोलियन के समय जितने बदलाव हुए उन सबको खत्म कर दिया। नेपोलियन बोनापार्ट जो 1840 में खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया गया तो उसने बहुत से बदलाव किए थे। ठीक है, जिसे मत देने का अधिकार किया था, बहुत से कर को ख़त्म किया था, जो हम पढ़ेंगे नेपोलियन बोनापार्ट का नागरिक संहिता। ठीक है, तो उसमें बताएंगे। तो उसके सारे बदलाव को ख़त्म करने के लिए लाया गया था रूढ़िवाद। ठीक है, उनके बदलाव को ख़त्म करने के लिए। और इसी बदलाव के बाद एक समझौता हुआ जिस समझौते को कहते हैं वियना समझौता। इस समझौते के तहत उसके जितने भी कार्य थे नेपोलियन बोनापार्ट उसको बदल दिया गया। अब आते हैं साम्राज्यवाद। तो जानते ही साम्राज्यवाद, जब कोई देश अपने देश की संधि को बढ़ाता है, मतलब अपने सीमा को बढ़ाता है आर्मी या सैन्य बल के प्रयोग के कारण, तो उसे कहते हैं साम्राज्यवाद। जो भारत था पहले जम्बूद्वीप का था, बहुत बड़ा साम्राज्य था, अब धीरे धीरे संकुचित हो गया। ठीक है, इसके बाद नारीवाद। नारीवाद नाम से मालूम चले कि नारी के लिए है, तो स्त्री पुरुष सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता के सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों के हितों के बोध कराता है नारीवाद। अधिकतर हमारे समाज में महिलाओं को समान अधिकार नहीं मिलता, उन्हें अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ना पड़ता है, वोट देने के लिए लड़ना पड़ता है, उनके अधिकारों के हनन होता है, उनके साथ भेदभाव होता है। ऐसे के लिए लाया गया था नारीवाद, मतलब उनके हितों की भी रक्षा करना है सामान्य पुरुषों के साथ, मतलब वो भी पुरुषों के बराबर समान है, इसलिए लाया गया था नारीवाद। ठीक है, अब एक वर्ड है रूमानीवाद। रूमानीवाद क्या है? एक ऐसी सांस्कृतिक आंदोलन जो खास तरह के राष्ट्रीय भावना को विकास करना चाहता था। अब रूमानीवाद देखो ध्यान से, एक सांस्कृतिक राष्ट्रीयवाद। अब देश की आज़ादी हो रही है और कुछ लोग तो युद्ध में लड़ रहे हैं, देश को आज़ादी करने के लिए आत्म बलिदान कर रहे हैं, लेकिन जो लड़ नहीं सकते, जो गायक है, लेखक है, शिक्षक है, तो वो सब क्या कर सकते हैं? कविता लिख सकते हैं, कहानी लिख सकते हैं, देशभक्ति की पोएम लिख सकते हैं, गज़लें लिख सकते हैं, जिसमें लोगों को आत्मसम्मान अंदर से भावना बढ़े, देश के प्रति प्रेम भावना, तो वो है रूमानीवाद। मतलब राष्ट्रपति भावना को भरना हर व्यक्ति में, ये उनका कर्तव्य है, तो इसे कहते हैं रूमानीवाद। सांस्कृतिक कार्यक्रम में जो दिखाते हो, बहुत से देखते बच्चे कि 15 अगस्त और 26 जनवरी बहुत से आपको नाटक करते हैं देशभक्ति पर, तो सब क्या देशभक्ति पर नाटक करते हैं, बाकी जो लोग देखते हैं उनमें देशभक्ति भावना बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, कि देश के लिए कुछ कर जाना चाहिए। अभी राष्ट्र रूमानीवाद के कुछ उद्देश्य है। रूमानीवाद के क्या उद्देश्य है? कि राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्ध और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हो सकता। राष्ट्रवाद का विकास युद्ध से, मतलब युद्ध लड़ते रहे और साम्राज्य का विस्तार करें तो राष्ट्रवाद की भावना नहीं बढ़ेगी। इसके लिए हमें कला, कहानी, किस्से और संगीत के माध्यम से की मदद लेनी चाहिए। मतलब अपने देश की भावना को, अगर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इनकी कहानी को लोगों को पढ़ाया जाए तो उनमें खुद ब खुद राष्ट्रवाद की भावना पनपेगी। ठीक है, तो ये है राष्ट्रवाद की भावना को भरने का। संगीत के माध्यम से बहुत से नृत्य गायन जो निकलते हैं, संगीत जो देशभक्ति पे लोगों को में खुद भर देते हैं कहानी भावना। इसके बाद रूस में एक भाषा पॉलिश का प्रयोग किया गया, राष्ट्रवादी के रूप में लिया गया। रूस का जो भाषा है पॉलिश, इसका भी उपयोग किया गया राष्ट्र भावना को भरने के लिए रूप में। एक है रूपक। रूपक क्या है? जब किसी अमूर्त विचार मतलब लालच, ईर्ष्या, क्रोध, मोह, ये सब क्या है? अमूर्त विचार हमारे दिमाग में हमेशा आते रहते हैं। लालच आता है, द्वेष आता है, क्रोध आता है, हर बात पे, छोटी छोटी बातों पे हम लोग लड़ जाते हैं। तो ऐसे किसी व्यक्ति या किसी चीज़ पर के जरिए इंगित करता है, ये होता है रूपक। मतलब चित्र के माध्यम से वो दर्शाने का काम करता है। 18वीं से 19वीं शताब्दी में रूपक का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया गया। राष्ट्रवादी भावना का विकास करने के लिए मजबूत बनाने का भी काम किया गया। रूपक मतलब एक चित्र का माध्यम से है, जो लालच को दिखा रहा है, ईर्ष्या को दिखा रहा है, बहुत से कार्टून के रूप में दिखाया जाता है, मूर्ति के रूप में दिखाया जाता है, तो उस भावना को कहते हैं रूपक, मतलब चित्र रूप से। इसके बाद चलते हैं, तो इसमें लिखा है ब्रिटानी राष्ट्र का एकीकरण। ब्रिटानी राष्ट्र मतलब ब्रिटेन के जितने राष्ट्र हैं वो सबको एकीकृत किया गया। ब्रिटेन के अंदर कौन कौन आते हैं? तो ध्यान से सुनिए, ब्रिटेन के अंदर आते हैं इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, ये तीनों मिलकर बना है यूनाइटेड किंगडम, जिसे कहते हैं यूके। याद रहेगा, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड, ये तीनों बनके क्या बना है? यूनाइटेड किंगडम।
राष्ट्र का निर्माण के बाद राष्ट्रगान भाषा लिखी जाने लगी। इंग्लिश को मुख्य भाषा बनाया गया। ब्रिटेन के राष्ट्रीय ध्वज भी बनाया गया। ठीक है, तो ये ब्रिटानी राष्ट्र का एकीकरण के लिए है। ब्रिटेन को समाज में अंग्रेजी, बेलवा, स्कॉट, आयरिश ऐसे बहुत से ढेर सारे भाषाओं के निर्जातीय समूह के लोग भी रहते हैं। निर्जातीय समूह तो आदिवासी समूह के लोग, जैसे भारत में भी नीमचा, भूटिया, उराव, संथाल ऐसे बहुत से जनजाति लोग हैं। तो उसमें भी, वहाँ पे भी, यूरोप में भी रहने वाले जनजातियों को कहते हैं निर्जातीय समूह के लोग। इनका भी यूरोप में राष्ट्रवाद में अहम योगदान है। औद्योगिक क्रांति के बाद, जो ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुए, इसके बाद ब्रिटेन की आर्थिक शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गई। आर्थिक शक्ति मतलब अगर औद्योगिक क्रांति, मशीनों का आविष्कार हुआ, बहुत से मशीनें आई, तो विदेशों से जो कच्चे माल आते हैं उसके कारण प्रोडक्ट का भाव बढ़ गया, तो उनकी आर्थिक शक्ति में वो उभरे। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में एक एक्ट ऑफ यूनियन, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन किया गया। किसके बीच में? इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक एक्ट पारित किया गया, एक्ट ऑफ यूनियन, जिसे कहते हैं यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन किया गया। कुछ सालों के बाद इसके अंदर स्कॉटलैंड, आयरलैंड को भी शामिल कर लिया। ब्रिटेन का एक नया राष्ट्र बना जिसे कहते हैं ब्रिटानी राष्ट्र। ब्रिटानी राष्ट्र जो कौन कौन से बना है? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड। ठीक है, तो पार्ट 1 में हमने इतना समझा। पार्ट 2 में हम समझ गएंगे कि नेपोलियन संहिता क्या है, या नागरिक संहिता, वियना संधि, और यूरोप में राष्ट्रवाद के लिए महत्वपूर्ण 4 व्यक्तियों का योगदान। वो 4 व्यक्ति कौन है, नेक्स्ट पार्ट 2 को लाते हैं, उसमें बताते हैं। ठीक है।